एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कार्नोट थ्योरम। जो भी थ्योरम है आपकी वो क्या कहती है, जिस तरीके से मैथ में थ्योरम्स होती हैं उसी तरीके से थर्मोडायनेमिक्स में एक थ्योरम है जो कि बेस्ड ऑन हीट इंजन पे, जो भी हीट इंजन में हमने पढ़ा था उस पर ही बेस है। ये स्टेटमेंट क्या कह रही है कि जो कार्नोट रिवर्सिबल इंजन है, रिवर्सिबल इंजन का मतलब क्या है, जो भी हीट इंजन था वो रिवर्सिबल पढ़ा था हमने। जिस पॉइंट से हम चले थे, सपोज ऐसे, फिर ऐसे, इस तरीके से और फिर इस तरीके से, जिस पॉइंट से हम चले थे उसी पॉइंट पे हम वापस आ रहे थे, दैट इज अवर रिवर्सिबल इंजन। तो थ्योरम क्या कह रही है कि जो भी एफिशिएंसी निकाल रहे थे हम इंजन के लिए, और वो भी रिवर्सिबल इंजन के लिए, वो क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होती है। और ये किस पे भी डिपेंड नहीं करती, जो भी नेचर है वर्किंग सब्सटेंस का, वो उसका नेचर कैसा है। वर्किंग सब्सटेंस का मतलब जो भी हमने सिलेंडर लिया था उसके अंदर गैस ली थी, दैट इज अवर वर्किंग सब्सटेंस। वो हमारा सिस्टम था कंप्लीट जिसको हम हीट प्रोवाइड कर रहे थे। तो थ्योरम क्या कह रही है कि जो रिवर्सिबल इंजन है उसकी एफिशिएंसी जब हम निकालेंगे तो वो मैक्सिमम होती है और वर्किंग सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड नहीं करती। ये कह रही है वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही थी, जो दो टेम्परेचर थे T1 और T2, सिर्फ उन पे डिपेंड कर रही थी अगर हम एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं रिवर्सिबल इंजन की। और इसकी सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सेकंड स्टेप जो भी स्टेटमेंट है वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्रूफ जब हम करेंगे कार्नोट थ्योरम को तो वो हम सेकंड स्टेटमेंट को लेके ही करेंगे। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रही है आपकी, अगर आप बात कर रहे हैं रिवर्सिबल इंजन की, तो जो भी रिवर्सिबल इंजन है अगर वो दो टेम्परेचर के बीच में काम कर रहा है, दैट इज T1 एंड T2, बात हो रही है रिवर्सिबल इंजन की, तो जो भी उसकी एफिशिएंसी है वो ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। किसके कंपैरिजन में, अगर हम इरिवर्सिबल इंजन ले उसकी अगर एफिशिएंसी निकालें उसके कंपैरिजन में किसकी ज़्यादा होती है, रिवर्सिबल की ज़्यादा होती है। सेकेंड स्टेटमेंट और में हम ये भी लिख सकते हैं कि जो भी रिवर्सिबल इंजन होता है उसकी एफिशिएंसी मोर एफिशिएंट होगी किसकी बजाय, इरिवर्सिबल की बजाय। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी इरिवर्सिबल हीट इंजन ऐसा पॉसिबल नहीं है जो दो टेम्परेचर के बीच में काम कर रहा है और उसकी मैक्सिमम ज़्यादा हो। टोटल इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि जो भी रिवर्सिबल इंजन होता है उसकी एफिशिएंसी ही मैक्सिमम होती है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो भी आपकी थ्योरम है कार्नोट थ्योरम, उसको प्रूफ करना है कि हमने यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखी है वो सही है। कैसे प्रूव करेंगे, जैसे मैथ्स में करते हैं। मैथ्स में कैसे, जो भी थ्योरम होती है कई बार उसको कैसे प्रूफ किया जाता है, स्टेटमेंट लिख रहे हैं, उस स्टेटमेंट का रिवर्स मान के चलते हैं, एंड में रिजल्ट आता है कि ये पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब ऊपर जो स्टेटमेंट लिखी है वो सही है। तो इसको भी हम उसी तरीके से प्रूफ करेंगे। यहाँ पर जो भी सेकंड स्टेटमेंट थी उसमें हमने क्या बोला था कि जो भी रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल, जो भी इरिवर्सिबल है उसके एफिशिएंसी ईटा से डिनोट कर रहे हैं, ये हमेशा लेस होगी। ठीक है, किससे, एफिशिएंसी रिवर्सिबल हीट इंजन की जो भी होगी। तो यहाँ पर हमने जो भी ये डायग्राम बनाया है, डायग्राम को समझते हैं सबसे पहले। प्रूफ हमें यही करना है कि रिवर्सिबल की एफिशिएंसी ज़्यादा है इरिवर्सिबल से। तो यहाँ पर जो भी हमने ए बनाया है, ए का मतलब हम क्या बोल रहे हैं, इसको हमने मानना है कि ये इरिवर्सिबल है। ये इरिवर्सिबल हीट इंजन है और इसके साथ हमने एक बी इंजन को कपल किया है। उस बी इंजन को हमने माना है कि वो रिवर्सिबल हीट इंजन है, क्योंकि हम तभी प्रूव कर सकते हैं ना जब हम एक इरिवर्सिबल माने और एक रिवर्सिबल माने। रिवर्सिबल हीट इंजन। अब यहाँ से अगर ऐसा है कि ए को हमने इरिवर्सिबल मानना है और बी को रिवर्सिबल मानना है, तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि जो भी बी है उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होनी चाहिए ए से। लेकिन
हम ये सुपोज कर रहे हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे, हम इसका उल्टा कंसीडर करेंगे। हम सुपोज कर लेते हैं कि जो भी एफिशिएंसी है ए की, ए मतलब इरिवर्सिबल की, वो ज़्यादा है किसके बजाय, बी की बजाय। ये हमने सुपोज किया है, स्टेटमेंट से बिल्कुल रिवर्स, ठीक है। अब कैसे काम कर रहा है ये, जो भी आपका इरिवर्सिबल हीट इंजन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब सोर्स से हीट को लेगा, वर्क होगा यहाँ पर, देन जितनी भी अमाउंट बचेगी वो यहाँ पर T2 टेम्परेचर पे वो रिजेक्ट कर देगा। मतलब ये इस डायरेक्शन में काम करेगा जिस तरीके से हीट इंजन करता है। तो इसका मतलब इसको हमने हीट इंजन मानना है एक तरीके से। और जो भी आपका बी है वो उल्टी डायरेक्शन में काम करेगा, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। बैकवर्ड कैसे, ये यहाँ से हीट नहीं लेगा, जो भी इसने रिजेक्ट की थी, रिजेक्ट की हुई हीट ए के लिए वो बेशक सिंक है लेकिन बी के लिए वो सोर्स है, ठीक है। यहाँ से जो भी हीट बची है वो बी के पास जाएगी, वर्क डन होगा, देन जो भी हीट बचेगी वो जो ये बी इंजन है इसको रिजेक्ट करेगा सोर्स, जिसको हमने T1 टेम्परेचर पे रखा है। तो यहाँ पर हमारा कहने का मतलब सिंपली क्या था कि ए को ये बोल रहे हैं हम कि ए फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, बी बैकवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। अब कैसे काम कर रहा है वो देखते हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग में हम यही लिखेंगे, ये हमें अंडरस्टूड है कि ए इरिवर्सिबल है, बी रिवर्सिबल है। तो जो भी एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी ए की मोर एफिशिएंट है, मतलब एफिशिएंसी हमने सपोज किया है कि ए की एफिशिएंसी ज़्यादा है बी की वजह। अब हम प्रोसीजर समझते हैं। प्रोसीजर कैसे, सपोज कि ए है इरिवर्सिबल हीट इंजन, ये Q1 अमाउंट ऑफ हीट सोर्स से लेगा T1 टेम्परेचर पर। यहाँ पर क्या होगा, वर्क डन होगा। सपोज वो वर्क डन कितना हुआ, W हुआ। अब यहाँ पर जो Q2 है, Q2 मतलब कितनी हीट वर्क डन करने के बाद जो भी A है Q1 अमाउंट को उसने अब्जॉर्ब किया, वर्क डन हुआ, कितनी हीट को रिजेक्ट करेगा वो, Q2 माइनस W, क्योंकि W किसके बराबर होता है, Q1 माइनस Q2। तो यहाँ से अगर हम Q2 निकालना चाह रहे हैं तो हमारा क्या आएगा, Q2 माइनस W, मतलब इतनी हीट को उसने रिजेक्ट कर दिया। सपोज उसने 10 जूल अब्जॉर्ब की थी, वर्क डन उसने 8 जूल किया, देन 2 उसने रिजेक्ट कर दिया T2 टेम्परेचर पे जो सोर्स रखा है। वैसे जो ये सोर्स हमने लिखा है ये A के लिए सिंक है लेकिन B के लिए सोर्स है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको सोर्स ही लिखा है, लेकिन टेम्परेचर कितना है, T2 है। मतलब जो A है वो दो टेम्परेचर के बीच में काम कर रहा है, टेम्परेचर T1 और टेम्परेचर T2। इसके बाद इतनी अमाउंट ऑफ हीट इसने रिजेक्ट की है, किसने, A ने। अब जो T2 है वो इतनी अमाउंट, मतलब जो बची हुई अमाउंट थी उसको ये अब्जॉर्ब करेगा, लेकिन उसको हम यहाँ पर क्या मान रहे हैं, सपोज यहाँ सॉरी Q2 की तो वैल्यू चाहिए थी ना, तो यहाँ पर Q1 आएगा, Q1 माइनस W। अब हम सपोज कर लेते हैं कि इतनी अमाउंट इसने अब्जॉर्ब की, जो भी B है वो कितनी अमाउंट, इसको हम डैश से रिप्रेजेंट करेंगे थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि इतनी अमाउंट ऑफ हीट अगर इसने रिजेक्ट की है, और ये मान रहे हैं हम कि Q1 माइनस W इसने अब्जॉर्ब की है। अब वर्क डन होगा, देन जो बची हुई हीट है उसको वो रिजेक्ट करेगा, किसको, सोर्स को, मतलब इसके लिए सिंक का काम कर रहा है ये। तो यहाँ पर इसने कितनी हीट को रिजेक्ट कर दिया, Q डैश। अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, हम यहाँ पर अब नेट गेन और नेट लॉस निकालेंगे। किस तरीके से, अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इतनी हीट जो है उसने इसको दी, इसने यहाँ से इतनी अब्जॉर्ब की, तो नेट अमाउंट ऑफ हीट कितना गेन किया उसने और नेट अमाउंट ऑफ हीट कितना लॉस हुआ, वो वैल्यू क्या आएगी। इसके बाद अगर हम ये निकालें कि नेट अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट बाय सिंक, मतलब जो भी सिंक है उसके पास सपोज जितनी भी हीट आई थी, जितनी उसने अब्जॉर्ब की, यहाँ पर
इस प्रोसेस में उसने कितनी हीट को लॉस किया है, वो कैसे निकालेंगे? उसने अब्जॉर्व कितनी की है, Q1 माइनस डब्ल्यू, अब्जॉर्व कितनी की है, माइनस Q1 माइनस डब्ल्यू। यहाँ से वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, Q1 माइनस Q1 डैश माइनस Q1। ये नेट अमाउंट ऑफ लॉस है, किसने, सिंक से। सिंक से जितनी अमाउंट हीट की लॉस हुई है उतनी ही अमाउंट सोर्स ने क्या की है, गेन की है। तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है। जितने उसने रिसीव की है, जितनी इसने लॉस की है उतनी उसने रिसीव कर ली। तो यहाँ पर जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट इसने दी इसके पास थी उतनी ही चली गई। इसका मतलब यहाँ पर कोई वर्क डन ही नहीं हुआ। या फिर इसको हम और कैसे समझेंगे, सिंपली अगर हम बात कर रहे हैं एफिशिएंसी की, एफिशिएंसी इसने बोला है कि ए की ज़्यादा है बी से। ये इसने बोला नहीं है, ये हमने यहाँ पर सपोज किया है। स्टेटमेंट तो हमारी कुछ और ही बोल रही है। अगर हम एफिशिएंसी ए की बात कर रही हूँ मैं, अगर ए की एफिशिएंसी निकाल लें तो ए की एफिशिएंसी क्या होती है, ए की एफिशिएंसी होगी आपकी W माइनस Q1। और जो भी बी की एफिशिएंसी है, बी की एफिशिएंसी कितनी है आपकी, W माइनस Q1 डैश। मतलब एक ए की एफिशिएंसी कैसे निकाली, Q1 अमाउंट उसने अब्जॉर्व की थी, अमाउंट ऑफ वर्क डन जितना भी किया, मतलब जो भी आउटपुट मिलेगी वो है। एफिशिएंसी की भी जो भी बी है उसकी बात कर रहे हैं, इसने इतनी हीट जो है वो रिजेक्ट की है, इतनी उसने अब्जॉर्व की थी। बिकॉज वो रेफ्रिजरेटर है ये जो है वो रेफ्रिजरेटर की तरह वर्क कर रहा है और ये एक हीट इंजन की तरह वर्क कर रहा है। तो अगर ए की एफिशिएंसी ये है और बी की एफिशिएंसी ये है, अगर हम वैल्यू को पुट करें तो W डिवाइडेड बाय Q1 ग्रेटर देन W डिवाइडेड बाय Q1 डैश। अगर हम W से हमारा W कैंसिल हो रहा है, मतलब इक्वलिटी के साइन को अगर हटाएं तो आंसर क्या आएगा, ये आएगा। अब इस बात का क्या मतलब है, अल्टीमेटली रिजल्ट हमें यहीं से देखना है। जो भी हम मान के चले थे उसके अकॉर्डिंग तो हमारे पास क्या आया है कि Q1 जो डैश है वो ज़्यादा है किसकी बजाय, Q1 की बजाय। अगर कोई वैल्यू ज़्यादा होती है और एक वैल्यू कम है, देन उनका डिफरेंस क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। सपोज हम ये बोल रहे हैं कि 5 ग्रेटर देन 3, देन 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव में आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि Q1 माइनस Q1 ये वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। और वैसे भी Q1 अगर ग्रेटर है Q1 डैश अगर ग्रेटर है Q1 से, तो इस बात का तो ये मतलब है कि जितनी अमाउंट ए ने रिसीव की थी, या फिर सपोज यहाँ पर रिसीव की थी, वर्क डन भी हुआ होगा, देन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उतनी उससे ज़्यादा अमाउंट जो है वो इसको दे दे, उससे तो कम ही अमाउंट यहाँ पर आएगी ना। अब वो कम अमाउंट अगर इसने अब्जॉर्व की थी तो Q1 डैश ग्रेटर कैसे हो सकता है। तो यहाँ से अगर ऐसा हो जाता है तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो होल्ड नहीं होगा। तो हम ये नहीं बोल सकते, या मतलब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अगर ऐसा है कि Q1 माइनस Q पॉजिटिव है या फिर Q1 डैश ग्रेटर है Q1 से, तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को होल्ड नहीं करता। देन जो भी हमारी स्टेटमेंट थी वो सही है और जो हमने माना था वो गलत है। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, अगर ऐसा हो जाता है तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होल्ड नहीं होता है। देन जो भी हमारी स्टेटमेंट थी वो सही है। ये जो थ्योरम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी एग्ज़ाम है उसके अंदर ज़रूर आती है। जो भी कार्नोट इंजन है वो श्योर नहीं होता है कि आएगा या नहीं आएगा, उसमें थोड़ा डाउट होता है, लेकिन ये जो थ्योरम है, थ्योरम ऑलवेज पूछी जाती है। और यानी कि जो भी आपके और में क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर। यहाँ से एक बात और बोल सकते हैं हम, अभी हमने बोला कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होल्ड नहीं हो रहा है, एक स्टेटमेंट हमने प्रूफ कर दी Q1 वाली, जो भी Q1 हीट थी उससे। अब यहाँ पर अगर हम देखें जो भी B है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने क्या बोला था कि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी तक
विदाउट एक्सटर्नल एजेंसी हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पर ऐसा हो रहा है। तो इसका मतलब है, हो रहा है मतलब कि ये जो है वो लेस टेम्परेचर पे है, मतलब कोल्ड है ये जो भी नीचे बॉडी है, और सेकंड क्या है, हॉट है। ये अपने आप ही ट्रांसफर हो रही है, यहाँ पर हमने कोई एक्सटर्नल एजेंसी नहीं लगाई। तो यहाँ पर भी जो भी इतना पार्ट है, इस पे भी जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होल्ड नहीं हो रहा है। इस बेस पे भी हम बोल सकते हैं कि जो भी हमने स्टेटमेंट मानी थी वो सही है, ये गलत है। ठीक है, तो ये था आपका कार्नोट थ्योरम के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।